एक कहावत है, 100 में से 80 बेईमान है, फिर भी देश महान है। ये ढकोसला तो अभी शुरू हुआ है। भारत पहले महान था। जब क्यूबा से चे गवेरा पहली और आखिरी बार भारत 30 जून 1959 को आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य भारतीय नेताओं से मिलते हैं और यहाँ की चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और कहते हैं कि मैंने भारत से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जैसे अगर देश को आगे ले जाना है तो शिक्षा पर जोर देना चाहिए, दवाइयों में शोध होना चाहिए, खेतों में विज्ञान होना चाहिए और प्रयोगशाला में इनकलाब। इन्हीं मोर्चों पर लड़ी जाती है आर्थिक आजादी की असली लड़ाई। मतलब कि इसी आधार पर देश में पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन एक सेकंड, लेकिन अभी क्या देखने को मिलता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था सड़कों पर थी और रवि किशन संसद भवन में कह रहे थे कि समोसे का साइज छोटा मिलता है, इस पर कानून बनाना चाहिए। कहीं कटोरी पर छोटा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। जब रवि किशन जैसे लोगों को संसद भवन में भेजोगे तो वो ऐसे ही सवाल उठाएंगे। इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम। लेकिन हमें शर्म तो इस बात पर आनी चाहिए, क्या हम अपने देश में कोई अच्छे क्रांतिकारी नेता दे ही नहीं पा रहे हैं जो इन जैसे लोगों को संसद भवन में भेजना पड़ता है। अगर चे गवेरा जैसा कोई क्रांतिकारी अपने देश में आ जाए तो कोई हाथ मिलाने वाला है उनसे। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जैसे आजादी के समय भगत सिंह जैसे महापुरुषों की जरूरत थी देश को, वैसे अब देश को चे गवेरा जैसे लोगों की जरूरत है। तो नौजवानों, वैसे तो पॉलिटिक्स आप अपने अपने समय पर ही करना, लेकिन अभी पॉलिटिक्स का विश्लेषण करो। हम यूजीसी के विरोध में खड़े लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनका नुकसान हो रहा है वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन मोदी जी एक मंच से कह रहे थे कि हमें रील्स में बहुत गालियां पड़ती हैं। कोई ना मोदी जी, हम आ गए हैं तारीफ करने के लिए, क्योंकि आपने और आपकी सरकार ने इस बार काम ही तारीफ करने योग्य किया है। पहले तो मुझे लगता था कि सरकार इतनी नजदीकी से छात्रों की समस्याओं को देखती ही नहीं होगी। भला है कि सही समय पर आंखें खुल गई और यूजीसी के नए बदलाव ने मेरे इस भ्रम को तोड़ दिया। चाहे लोग जितना कहें कि अब कहाँ होता है एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों के साथ रेसिज्म, अब तो रैगिंग भी बंद हो गई है। लेकिन ये कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर छात्रों से मिलता रहता हूँ। छात्रों ने मुझे बताया कि रेसिज्म तो कॉलेज में एंट्री लेने से ही शुरू हो जाता है, जब वो एडमिशन का फॉर्म जमा करते हैं। कुछ दलित छात्र तो बड़ी मुश्किल से माता पिता के अथक प्रयासों से आरक्षण का सहारा लेकर कॉलेज में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन सवाल उसके बाद शुरू होते हैं कि किससे दोस्ती करें, कौन से टीचर ठीक है और कहां पर चुप रहना है ताकि निशाना न बने। फिर भी छात्र निशाना बनते हैं अपने नाम और सरनेम की वजह से। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का डाटा बताता है कि 2019 से 2024 तक 704 यूनिवर्सिटी के 1553 कॉलेज में कुल 1160 जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये वो केस है जो कि यूजीसी के नज़र में आए हैं। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और ST/SC सेल के जरिए जितनी भी शिकायतें सामने आती हैं वो मामले तो अलग ही होते हैं। ये आंकड़े सिर्फ रिपोर्टेड हैं। असल में प्रभावित छात्रों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। कई छात्र तो डर, शर्म और आत्मविश्वास की कमी से शिकायत नहीं करते हैं और कई मामलों में छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। तभी तो हमें कभी रोहित वेमुला, तो कभी दर्शन सोलंकी, तो कभी पायल ताड़वी, तो कभी आयुष आसना, तो कभी अनिल कुमार जैसे नाम सुनाई देते हैं। ये मैंने वो नाम लिए हैं जिन्होंने जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या कर ली है। मार्च 2025 में शिवम सोनकर, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के एक SC दलित छात्र हैं, जो कि PhD में एडमिशन लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिवम ने वाइस चांसलर के आवास के सामने 14 से 15 दिनों तक रोते हुए धरना प्रदर्शन किया था। ये 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई गाइडलाइन, जो कि समय समय पर स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, इस बार यूजीसी का बदलाव इसका एक बड़ा लक्ष्य है। कुल मिलाकर भेदभाव को खत्म करना है, खासकर जाति आधारित भेदभाव को रोकना है। इसके अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं। मैं तो छात्र नेताओं से कहूंगा कि इस बदलाव का समर्थन करो और इसे अच्छे से कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कराओ, ताकि आपके भी सर से थोड़ा सा बोझ कम हो जाए और छात्र भी जातिगत भेदभाव के डर से दूर हटकर पढ़ाई पर फोकस कर सके। वोट तो पहले भी चोरी हो रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और जब अभी राहुल गांधी ने घंटी बांधने की कोशिश की, तब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शपथ पत्र पर साइन करो, तभी हम ऐसे बड़े मामलों पर एक्शन ले सकते हैं। मतलब कि इलेक्शन कमीशन छोटे मुद्दों पर ध्यान ही नहीं देता है, जैसे पोलिंग बूथ पर मारपीट, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और एक पूरे मोहल्ले के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। जैसे जो जेन्युइन वोटर्स होते हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है और फर्जी वोटरों का वोटर लिस्ट पर 3-3, 4-4 बार नाम डाल दिया जाता है। जब इसी बात का राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया
तब चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया और राहुल गांधी को ये बताया कि अगर वो श्योर हैं और उनके पास ठोस सबूत हैं, जैसे फर्जी वोटरों के नाम, एज और एड्रेसेस और एक एक घर में 80 वोटों को लेकर जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो ओथ साइन करके दे। राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो एकदम सत्य है, क्योंकि मीडिया ने खुलासा भी किया है। फिर भी इतना बड़ा रिस्क कोई इतना बड़ा नेता नहीं लेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, जिसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत 6 महीने की जेल या फिर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यहाँ पर मेरा कहना है, अगर ये मामला इतना बड़ा हो गया है तो यहाँ पर सत्ताधारियों को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए ये इलेक्शन कमीशन चुनाव फेयर और फ्री होना चाहिए। लेकिन बोलेंगे कैसे? चोर की दाढ़ी में तिनका जो है। भाजपा भाई झंडा पहने आए हुए मरे भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए।